अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूँ आज़ू काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी आदित्य राजकोल, जो कि जर्नलिस्ट हैं फ्रॉम इंडिया, और सभी आदित्य को देखते रहते हैं, बल्कि कई न्यूज़ जो है वो मैं आदित्य के ही ट्विटर से लेती हूँ। बहुत शुक्रिया आदित्य कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया आरजू जी, फिर से आपसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। सबसे पहले हम बात करेंगे राम मंदिर की और अयोध्या की। क्या तैयारियां चल रही हैं और किस तरह से पब्लिक रिस्पॉन्स आ रहा है आपको? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये भारत के इतिहास में एक बहुत ही बड़ा कदम है। ये इतना बड़ा कदम है कि भारत को जब इंडिपेंडेंस मिली थी, एक न्याय मिला था, फ्रीडम मिला था, उससे मैं इसको कंपेयर करूंगा। मैं इसको कंपेयर करूंगा पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हुए, वो भी इससे इससे बहुत छोटे हैं। ये एक हिस्टोरिकल सिविलाइजेशनल विक्ट्री तो मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जो श्री प्रभु राम का एक एग्जाइल है, एक 500 साल का वनवास है, उसका अंत हुआ है। तो मुझे ये लगता है कि लाखों हिंदुओं की श्रद्धा श्रद्धा का ये मुद्दा रहा कई सालों तक, और कई सालों से हिंदुओं को ऐसा भी लगा कि शायद ये दुनिया इसको बुला दे, लीगल सिस्टम इसको बुला दे, और जो पॉलिटिशियन भी हैं इसको बुला दे, और हमको न्याय मिले ही नहीं। लेकिन कई सालों तक खुद हम कहते हैं, क्योंकि एक भारत के न्याय में, न्यायपालिका में एक चीज होती है जिसे कहते हैं जुरिस्टिक पर्सन, और श्री राम लल्ला, जो श्री राम है, उन्होंने खुद जो है ये केस लड़ा है। तो उनके रिप्रेजेंटेटिव वीएचपी और बाकी हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती हैं, लेकिन श्री राम ने खुद ये लड़ा है और खुद न्याय जो है उनको मिला है। तो तैयारियां तो बहुत ज्यादा हो रही हैं यहाँ पर। प्रधानमंत्री मोदी का भी आपने भाषण सुना होगा कई जगह। एक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम जनवरी 22 को होगा अयोध्या में। लाखों श्रद्धालु और जो हिंदू भक्त हैं वो दुनिया भर से अयोध्या पहुंच रहे हैं। अयोध्या बहुत बड़ा एक पिलग्रिमेज सेंटर रहा है बहुत बड़े सालों से, लेकिन वहां पर इजाजत नहीं थी किसी को अंदर जाने की, क्योंकि एक सबजुडिस मैटर था। और डेवलपमेंट भी अनफॉर्चुनेटली कई सालों से अयोध्या में नहीं हुई। मैं 2 बार अयोध्या गया हूं पिछले 10 सालों में, लेकिन एक दिल को ठेस पहुंचती थी जब भी वहां जाते थे, क्योंकि गली कूचों से आप जाते थे। एक नॉर्मल, एक रूरल, सेमी रूरल, सेमी अर्बन वहां पर लाइफस्टाइल था। कुछ ज्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई थी। एयरपोर्ट नहीं था, रेलवे स्टेशन था लेकिन बहुत ही बुरी हालत में। होटल ज्यादा नहीं थे। तो मुझे लगता है अब जो ये श्री राम जन्मभूमि मंदिर वहां पर बना है अयोध्या में, ये एक बहुत बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा। मुझे लगता है कि हिंदुस्तान में, भारत में, ये एक सबसे बड़ा पिलग्रिमेज सेंटर बनेगा जिसमें लाखों श्रद्धालु आएंगे। और ये एक पिलग्रिमेज टूरिज्म के तौर पे भी आएगा, जो अयोध्या की, उत्तर प्रदेश की और भारत की इकोनॉमी में भी बहुत ज्यादा मदद करेगा, क्योंकि दुनिया भर से जो सैलानी हैं, टूरिस्ट हैं, और जो पिलग्रिमेज भी करना चाहते हैं, वो जरूर चाहेंगे ये देखना कि अयोध्या में क्या है। श्री राम लल्ला की जो मूर्ति है, आइडल है, उनको वहां पर देखना, निहारना, उनको पूजा करना, तो बहुत ही ऐतिहासिक है। प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जो एक प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए एक बहुत रिगरस शेड्यूल, डिसिप्लिन शेड्यूल रखा है। कई दिनों तक वो फास्ट भी कर रहे हैं। वो पूरे भारत वर्ष में अलग अलग मंदिर, तमिलनाडु हो या बाकी जगहें हैं, वहां पर जा रहे हैं, वहां पर सफाई कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। तो ये एक बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, और कई 100 सालों तक जो है इसकी गुनगुनाहट, इसकी वाइब्रेशंस चलती रहेंगी। आपको लगता है कि उधर हर रिलीजन के लोग जा सकेंगे, सबको परमिशन होगी मंदिर को विजिट करने की, या कोई खास ऐसा ऐसा कोई पाबंदी होगी कि नहीं, अगर कोई किसी और रिलीजन के हैं तो आप विजिट नहीं कर सकते? देखिए, श्री राम तो सबके हैं। हम्म। श्री राम सिर्फ हिंदुओं के नहीं है, श्री राम तो सबके हैं। तो ज्यादातर जो हमारे मंदिर हैं हिंदुस्तान में या बाहर भी कहीं पर हो, वहां पर तो पूरी इजाजत है कि कोई भी धर्म का व्यक्ति हो। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि जो श्री राम जन्मभूमि का केस हाई कोर्ट में और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसमें जो दूसरे वक्ता थे मुस्लिम पक्ष से, एक मुस्लिम लॉ पर्सनल लॉ बोर्ड भी था, लेकिन इकबाल अंसारी थे।
और इकबाल अंसारी को भी न्योता दिया गया है श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट के द्वारा। तो ये कहलाता है और ये दिखलाता है कि हिंदुस्तान, भारत कितना सेक्युलर है, कितना डेमोक्रेटिक वैल्यूज में बिलीव करता है। और जो प्रधानमंत्री मोदी भी कहते आए हैं, सबका साथ सबका विकास, ये बीजेपी या मोदी का ही सिर्फ नारा नहीं है। भारत के जो लोग हैं, चाहे वो किसी भी आइडियोलॉजी से आते हों, किसी पॉलिटिकल पार्टी से आते हों, किसी भी वक्तव्य से आते हों, किसी भी रीजन से आते हों, किसी भी धर्म को मानते हों, वो सब इसमें आस्था में बिलीव करते हैं कि श्री राम सबके हैं और हम सबको आगे लेके चलना चाहिए। और ये एक सेक्युलर इंडिया का एक बहुत बड़ा एक एग्जाम्पल है कि मुस्लिम पक्ष ने भी इस वर्डिक्ट का सम्मान किया और बोला कि मस्जिद भी कहीं दूसरी जगह बनाई जाएगी। और श्री राम का मंदिर, क्योंकि एक हिस्टोरिकल कनेक्शन है इसमें, बाबर ने जैसे वहां पर जाति की और उसके बाद वहां पर डिस्ट्रक्शन हुआ, डेसिक्रेशन हुआ और फिर वहां पर मस्जिद हुई, चलिए वो तो इतिहास है। लेकिन अब सब मिल बांट के वहां पर लोग जाएंगे, मिल के जाएंगे, और कोई भी ऐसा व्यक्ति या ऑर्गेनाइजेशन या देश भारत के बाहर कोशिश करने की क्षमता रखता है कि हम कुछ वहां पर लोगों को आपस में भड़काएं या फिर वायलेंस करें या टेररिज्म फैलाएं, ये हिंदुस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज, हिंदुस्तान की सरकार, हिंदुस्तान के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे और होने भी नहीं देंगे। बिल्कुल ऐसा होना भी नहीं चाहिए, बल्कि मैंने तो खैर एक जगह बता भी रखा है कि 22 को मेरे घर पे लंच होगा, और जो हिंदू कम्युनिटी यहाँ रहती है इस्लामाबाद रावलपिंडी में, मैंने उनको बुला रखा है। तो लेकिन मैं जैसे जैसे इन चीजों को आगे लेके चलती हूँ, मुझे नई नई चीजें पाकिस्तान की मुझे ही पता लग रही होती हैं, जो मुझे बहुत अजीब लगती हैं। मैंने आज कांटेक्ट किया, उनमें से एक जो थे जिन्होंने सबको लेकर आना है, मैंने उनसे कहा कि एक मूर्ति मुझे भी अगर आप जी की मिल जाए तो मैं भी रखना चाहूंगी अपने, मतलब यहाँ सेट पे रखूंगी, या उस दिन जिस दिन है 22 को। तो बड़ा मुझे हैरत हुई, कहने लगी यहाँ नहीं मिलती, और वो हम सिंध में कहीं से कभी मंगा लेते हैं और यहाँ है ही नहीं। तो बहुत मुझे तो सरप्राइजिंग लगा, अजीब सी बात लगी कि यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी है लेकिन उनके लिए मतलब मूर्ति वगैरह अवेलेबल नहीं है, अगर वो लेना चाहें उनको कहीं सिंध से कहीं जाकर लेना पड़ता है। हालांकि ये शो देखिए, आप श्री राम के ऊपर कर रही हैं, एक अच्छा प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, तो मैं पाकिस्तान के खिलाफ या कुछ ऐसा इसमें नहीं बोलना चाहता। लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि एक बहुत ही माइनॉरिटी कम्युनिटी हिंदूज की है, चाहे हम सिंध की बात करें, गोडकी की बात करें, हम हिंगलाज माता मंदिर की बात करें बलूचिस्तान में, या फिर मेरा खुद का जो कश्मीर में शारदा मंदिर है, जो अभी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है। और हाल ही के हफ्तों में खबर आई कि पाकिस्तान आर्मी उस एरिया को कब्जा करना चाहती है, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है और वहां पर रेलिक्स हैं। तो मुझे नहीं पता वो लोग क्या करना चाहते हैं, लेकिन जो लोकल कम्युनिटी है शारदा की वहां पर, वो चाहती है कि मंदिर का निर्माण हो, लोग वहां पर आए, चाहे वो भारत से हों, दुनिया भर से हों, और वहां भी एक जो है पिलग्रिमेज टूरिज्म बड़े। और मैं इनफैक्ट तारीफ करता हूँ लोकल्स की, जिसमें तनवीर हैं, बहुत सारे लोग हैं वहां पर जो कोशिश कर रहे हैं कि शारदा जो सौ साल पुराना वहां पर हमारा है और एक लर्निंग सेंटर है, मैं कहूंगा दुनिया की एक सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी वहां पर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में वहां रही, जहां आदि शंकराचार्य भी गए। तो अगर पाकिस्तान की सरकार उसके लिए कुछ करे, कई साल पहले जब करतारपुर हुआ था, एक मेरे बीबीसी के मित्र हैं रविंद्र सिंह रॉबिन, उन्होंने इमरान खान को पूछा था, क्योंकि मैंने उनको बताया कि आप इनसे जरूर पूछिएगा, तो उन्होंने इमरान खान को लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा कि करतारपुर तो आपने किया, क्या शारदा पर भी आप कदम उठाएंगे? तो तब उन्होंने कहा कि बिल्कुल जरूर, अगर हिंदुस्तान की तरफ से ऐसा कुछ आता है तो उस पर जरूर गौर किया जाएगा। तो मुझे लगता है कि ऐसा रिलीजियस टूरिज्म जरूर होना चाहिए, उर्स के ऊपर, अजमेर के ऊपर, हिंगलाज माता के ऊपर, करतारपुर के ऊपर, बहुत सारे ऐसे पिलग्रिमेज जो है एनुअल हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहां पर थोड़ा माइंडसेट अलग है, वहां पर मूर्ति की जो है जो पूजा होती है उसमें बिलीफ नहीं है। तो बहुत सारे ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं कि चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, सिख हो, इवन अहमदिया हो, ब्लास्फेमी के ऊपर उनके खिलाफ अनफॉर्चुनेटली किए जाते हैं और बहुत ही जाती होती है। आई होप कि एक बेटर सेंस प्रिवेल हो और जो जाती होती है वो खत्म हो। मेरे भी बहुत सारे मित्र हैं हिंदू, क्रिश्चियन, मुस्लिम पाकिस्तान के, और वो भी मतलब बहुत ही इंटरेस्टिंगली इस सिचुएशन को और जो श्री राम का प्राण प्रतिष्ठा है उसको देख रहे हैं। तो आई एम श्योर कि आप भी एक्साइटेड हैं कि ये वही हो क्या रहा है, और क्योंकि हम लोग भी एक्साइटेड है, हमारी लाइफ टाइम में हमने कभी सोचा नहीं था कि ऐसा कभी होगा, लेकिन बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है। और अब जो है होने जा रहा है। बहुत सारे इसको पॉलिटिक्स को लेकर भी देख रहे हैं, कह रहे जी मोदी को
और ज्यादा सीटें आएंगी, एक लैंडमार्क जो है स्वीप होगा। पॉलिटिक्स अपनी और है। हाँ, हिंदुओं की ये आस्था का सवाल था और कई सालों तक हमने भी कोशिश की कि भाई कांग्रेस की सरकार हो, यूपीए की सरकार हो, लेफ्ट की सरकार हो, तो हिंदू की आस्था का जो सवाल है वो लोग सुने। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सेक्युलरिज्म का परचम था वो हिंदुओं के ऊपर आ गया और हिंदुओं को ये प्रूव करना पड़ा कि भाई हम सेक्युलर हैं, जो कि बहुत अच्छे से उन्होंने किया हमेशा। लेकिन कभी भी जो हिंदुओं की आस्था का फैसला था वो नहीं लिया गया। और बहुत ही अच्छी बात है कि अब श्री राम का भव्य मंदिर वहां पर बन रहा है। और बहुत सारा क्या होता था कई सालों से, एक आखिरी चीज मैं आपको बताऊंगा कि एक अपोलोजिस्ट एटीट्यूड होता था इवन हिंदुओं में भी, चाहे हम मेजोरिटी है यहाँ पर, कि जैसे हम तिलक करते हैं या फिर कोई और ऐसा रिचुअल होता है यहाँ पर, ये जो मैं मौली पहनता हूँ इसको कश्मीरी में निर्बन बोलते हैं, तो बहुत ही ऐसा लगता है कि तो पता नहीं बाहर जाए ये पहन के लोग क्या कहेंगे, बहुत ही कूल इसको नहीं माना जाता था। लेकिन अब जो है बहुत ही गर्व से, बहुत ही प्राइड से, सिर्फ मेरे मोहल्ले में नहीं पूरे हिंदुस्तान में और दुनिया भर में लोग ये करते हैं, क्योंकि ये आस्था का सवाल है, ये कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट या कोई ऐसा नहीं है, ये आस्था का सवाल है, रिलीजन का सवाल है और लोग प्राउडली इसको आगे निभाएंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं असल में माइनॉरिटीज के साथ काम भी करती हूँ, तो मुझे ऐसा ऐसा करके कई चीजें ऐसी नई भी पता लगती हैं जो कि पहले नहीं मालूम होती हैं, जिससे मैं हैरान होती हूँ। जैसे कि मूर्ति की बात हुई, मेरा ख्याल था वो लोग कहेंगे हाँ ठीक है हम ले आएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मुझे बहुत हैरत हुई कि उन्होंने कहा यहाँ तो मिलती ही नहीं है, या तो उन्होंने कहा हिंदुस्तान से मिलती है या फिर सिंध में कहीं जाकर होगी। तो खैर मैं उसके ऊपर भी जो है काम करने की कोशिश करूंगी कि ऐसा ना हो यहाँ पे, और यहाँ के लोगों को भी आसानी से मूर्तियां जो है वो मिल जाया करें। लेकिन बात अगर हम करें थोड़ा ईरान और पाकिस्तान की, जो कुछ हुआ इस सब सिचुएशन को आप कैसे देखते हैं? आपका क्या ख्याल है कि ये क्यों हुआ? क्योंकि एक जो कहना चाहिए, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि ये सब कुछ इसलिए भी हुआ कि ईरान डरा हुआ है कि कहीं पाकिस्तान अमेरिका को फिर स्पेस ना दे दे कि जी यहाँ से आप ले जाके और ईरान पर अटैक कर सकते हैं, तो इस वजह से भी अटैक हुआ है। आपको क्या लग रहा है कि सब क्या है? देखिए, दो चीजें लग रही हैं मुझे, एक दो अलग अलग थ्योरीज हैं, क्योंकि इसको बहुत ही बारीकी से समझना पड़ेगा और अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एक दिन पहले ही एक नेशनल सिक्योरिटी लेवल पर ईरान और पाकिस्तान के दरमियान बातचीत होती है। दो हुकूमतें इस्लामाबाद में सामने की आवाज नहीं आ रही। तो मैं वहीं से शुरू करूं। जी जी। जी, तो हमको ये बहुत ही बारीकी से देखना पड़ेगा कि एक दिन पहले ही दो हुकूमतें पाकिस्तान और ईरान के बीच नेशनल सिक्योरिटी लेवल पर बातचीत हुई। दो अहम जो नुमाइंदे हैं उनके बीच बातचीत हुई, लेकिन ज्यादा कुछ बताया नहीं गया कि बातचीत किस लेवल पे हुई। तो दो थ्योरीज जो मैं आपको कह रहा हूं आपके सवाल पे, वो ये है कि एक तो अमेरिका चाहता होगा, क्योंकि जो जैश ए अदल है ये ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें ईरान का बहुत बड़ा एक एक्विजिशन रहा है कि सीआईए जो अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसी है वो इनको मदद करती आई है। वो ये भी कहते हैं कि सऊदी और यूएई जो है उनको हथियार और जो मदद जो है मुहैया करती है। एक ही आरोप है। तो क्या अमेरिका ईरान को एग्जॉस्ट करने के लिए, ईरान को एंगेज करने के लिए एक दूसरा फ्रंट चालू कर रहा था? क्योंकि हमने देखा ईरान और हौथी जो उनके एक प्रॉक्सी हैं वो रेड सी पर हमला कर रहे थे, वो लेबनान के थ्रू इसराइल पर हमला कर रहे थे, और हमास का तो पूरा जंग जारी ही है। तो ये कोशिश मुझे लग रहा है अमेरिका और उनके जो अलाइज हैं उनकी थी एक नया फ्रंट शुरू करने की। लेकिन इसमें ये दूसरा पहलू ये है कि ये जो इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई नेशनल सिक्योरिटी लेवल पर ईरान और पाकिस्तान के दरमियान, ये क्यों हुई? इसका क्या मकसद था? क्या ये ईरान और पाकिस्तान की कोई मिलीभगत है? और क्योंकि हमने देखा कि इमीडिएटली ईरान ने पाकिस्तान पे हमला किया और उसके एक दिन बाद या 2 दिन बाद पाकिस्तान ने ईरान पर क्लेम किया कि हमला किया गया। हमने देखा कि कैसे पाकिस्तान ने अनाउंस किया कि हम डिप्लोमेटिक टाइज जो है खत्म कर देंगे, एम्बेसडर को रिकॉल कर दिया, ईरान के एम्बेसडर को एक्सपेल कर दिया जो कि ईरान के दौरे पे थे। तो बहुत ही बड़े बड़े कदम उठाए गए और आज अभी स्टेटमेंट आता है कि वी विल बी रिस्टोरिंग द डिप्लोमेटिक टाइज, कि हमने बातचीत की है कि भाई नहीं, हमको एक साथ रहना चाहिए और एम्बेसडर भी वापस आएंगे और कोई ऐसा जो है कदम नहीं होगा। तो मुझे लग रहा है कई हद तक ये एक मिलीभगत भी हो सकती है कि ईरान और पाकिस्तान एक साथ मिलके आए और कहा कि भाई ये एक ऐसे ग्रुप हैं जिनको कुछ एथनिक बलोच जो ऑर्गेनाइजेशंस है, रेबल्स हैं, उनका भी सपोर्ट मिलता है। तो ये आपके लिए भी विन विन सिचुएशन होगा, हमारे लिए भी विन विन सिचुएशन होगा। आप जो है अपने टेरिटरी में दूसरे टेरिटरी में अटैक करें, हम दूसरे में करेंगे, आपस में कंडेम कर लेंगे, दुनिया में भी
एट अ टाइम 2 जंगें चल रही हैं रशिया और यूक्रेन के बीच में, इजराइल और हमास के बीच में, तो कोई उतना तवज्जो नहीं देगा और इधर एंगेज नहीं करेगा अपार्ट फ्रॉम फ्यू स्टेटमेंट्स। तो मुझे कई हद तक ये भी शक है कि पाकिस्तान और ईरान के बीच में कोई मिली भगत हो सकती है, क्योंकि आपको पता ही है वैसे भी पाकिस्तान आर्मी रावलपिंडी तो पूरा कंट्रोल में रहती है, लेकिन अभी एक टेम्पररी गवर्नमेंट है और पाकिस्तान आर्मी और कंट्रोल में है जिस हिसाब से उनको चीजें करनी है। दूसरा एक और पहलू ये है कि बलूचिस्तान में पिछले 2 साल में अगर आप एक स्टडी करें तो पिछले मुझे लगता है 10-15 सालों में सबसे ज्यादा अटैक हुए हैं पिछले 2 साल में। जो BLA हैं या BLF हैं या बाकी ग्रुप्स हैं, उन्होंने कई ऐसे अटैक फ्रंटियर कोर के ऊपर किए हैं और उन्होंने जो चेक पॉइंट्स हैं उन पे अटैक किए हैं। इनफैक्ट जो पाकिस्तान आर्मी के बहुत सारे कैंप्स हैं, पंजगुर नौशकी का तो है ही बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट जो अटैक हुआ था, जिसमें पाकिस्तान आर्मी ने बोला कि नहीं हमारे सिर्फ 18 से 20 जवान हलाक हुए, बलोच लोगों ने कहा कि 100 से ज्यादा थे, तो वो रियल नंबर तो कभी सामने नहीं आया। लेकिन बहुत सारे ऐसे अटैक जो हैं राइज पे हैं, तो पाकिस्तान भी उससे परेशान है। फिर TTP का तो है ही, TTP ने पूरा एक हमला शुरू कर दिया है पाकिस्तान के खिलाफ, बोला है कि हम जो पॉलिटिशियन है, हुकूमत में जो लोग हैं, उनके खिलाफ भी अटैक करेंगे। तो मुझे लगता है कि ये हो सकता है कि कोई मिली भगत हो, लेकिन अमेरिका को भी हमने बहुत गहराई से स्टडी करना चाहिए कि हो सकता है कि वो एक नया फ्रंट ईरान के खिलाफ शुरू कर रहे हो, क्योंकि आज भी हमने देखा एक टेररिस्ट अटैक जो है ईरान के खिलाफ हुआ। बिल्कुल, क्योंकि अमेरिका को आप बिल्कुल इससे बाहर नहीं रख सकते, कुछ ना कुछ यहाँ पे चल रहा है। लेकिन ये भी लोग कह रहे हैं कि ईरान जो है वो ये भी सोच रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि पाकिस्तान अपनी जमीन दे, जैसे अफगानिस्तान के लिए दी थी। तो हो सकता है ईरान ने ये बताने के लिए कि अगर ऐसा कुछ किया तो हम अटैक कर सकते हैं। क्या आपको लगता है कि ये बात भी हो सकती है बीच में? बिल्कुल हो सकती है। देखिए, ईरान की तरफ से भी एक ये मैसेज हो सकता है कि आप ये नया फ्रंट, हमें कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स हैं और आप ये नया फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपके मंसूबों को हम कामयाब नहीं होने देंगे। तो कई ऐसा हुआ है। इनफैक्ट मैं अपना इंडिया का एग्जांपल देता हूँ कि 2016 के आसपास जो कुलभूषण जाधव का किडनैपिंग हुई और उसको ISI को दे दिया गया, उसमें भी इसी ऑर्गेनाइजेशन जैश ए अदल का हाथ था और क्या कहा गया था कि जंडुल्ला के ही लोग थे जिन्होंने चाबार पोर्ट से कुलभूषण को जो है अगवा किया और उसके बाद बलूचिस्तान में या सिस्तान में कहीं पे बॉर्डर एरिया में पाकिस्तान ISI के हवाले कर दिया। उसके बाद हमें पता ही है ICJ में केस गया और क्या क्या हुआ, लेकिन उसमें भी एक ईरान का और जंडुल्ला ग्रुप का, जो सेम ग्रुप है जिसकी बात आजकल चल रही है, उसका जिक्र था। तो ये ग्रुप जो है कंप्लीटली इसमें शिया सुन्नी का भी आपस में आ जाता है कि बहुत वहां पर जो एनिमोसिटी है और ईरान के खिलाफ है। और 2012 में मुझे लगता है, क्योंकि 2010 में इनके एक बड़े लीडर थे, उनका जो है मार दिया गया था ईरान में, और 2012 में ये ग्रुप जो है और सामने आया। और मुझे लगता है 2013 में और उसके बाद करीबन 2019 में बहुत बड़े बड़े अटैक इन्होंने किए ईरानियन जो है रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के खिलाफ, जिसमें एक अटैक में 13 गार्ड जो है मारे गए, एक अटैक में 27 जो है ईरानियन रिवोल्यूशनरी गार्ड है वो मारे गए। तो ये इस ग्रुप को भी हम कम नहीं आंक सकते, बहुत बड़ा एक ग्रुप है, लेकिन ईरानियन इसको कहा जाता है एक टेररिस्ट ग्रुप। तो नहीं पता, बहुत सारे ऐसे प्रॉक्सीज हैं रीजन में, जैसे अफगानिस्तान में हमने देखा कई सालों से कि बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स थे जिसको कोई अमेरिका सपोर्ट करता था, कोई रशिया सपोर्ट करता था। और आजकल भी जब से जो है अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत आई है और हक्कानी नेटवर्क एक्टिव हुआ है, जो हजारों की तादाद में इक्विपमेंट हो, गने हों, राइफल्स हों या बाकी सब कुछ हो, वो तो दुनिया भर में घूम रहा है। हम कश्मीर से लेकर या बाकी जगहों से लेकर हर जगह देख रहे हैं, जो अफगानिस्तान में अमेरिका असला था, बारूद थे, वो हर जगह पहुंच रहा है। तो हो सकता है तालिबान, हक्कानी नेटवर्क और बाकी जो ग्रुप है उसको बेच रहे हैं अपने बेनिफिट के लिए। और ये तो उस वक्त ही अंदाजा लगाया जा सकता था, और मैंने उस वक्त कहा भी था कि तालिबान टेक ओवर का एक बहुत बड़ा जो है अनफॉर्चुनेट एक रियलिटी ये रहेगी कि बहुत सारे ऐसे जो सुन्नी आतंकवादी संगठन है, रेडिकल ग्रुप्स हैं, उनको अफगानिस्तान में एक सेफ हेवन मिलेगा। तो पहले बातें तो होती थी लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद वहां पर है, लेकिन और भी बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जो वहां पर एक्टिव अभी भी होंगे, जिसकी ज्यादा इंटेलिजेंस जो है इंटरनेशनल एजेंसीज को अभी ना हो। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन लास्ट में मैं आपसे पूछना चाहूंगी, मैंने बल्कि आपके ट्विटर पे भी देखा था यासीन मलिक के बारे में खबर,
तो उस न्यूज के ऊपर आप क्या कहेंगे कि मतलब ये कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? सालों से जो है अरेस्ट है, कुछ साबित हुआ है या नहीं हुआ है? क्योंकि यहाँ पर भी यासीन मलिक को लेके आपको पता है कि किस किस्म की बातें होती हैं। देखिए आरजू जी, मैं आपको कह दूं कि यासीन मलिक तो एक आतंकवादी है। आप बाकी लोगों को जो है अलगाववादी या सेपरेटिस्ट कह सकते हैं कश्मीर में, चाहे वो मीरवाइज हो, गिलानी हो, बिलाल लोन हो। सजाद लोन पहले सेपरेटिस्ट थे, फिर मेन स्ट्रीम में आए। लेकिन यासीन मलिक एक ऐसा आदमी है जिसको मैं एक आतंकवादी दरिंदा पूरी तरीके से कहूँ, जो कभी भी जो है डेमोक्रेटिक वैल्यूज में बिलीव नहीं करता था, कभी भी वो एजुकेटेड नहीं था। वो जो है उसको 1988-89 के आसपास उसने जो है पाकिस्तान गया। वहाँ पर पाकिस्तान की आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी के लोगों ने उसको ट्रेनिंग दी, असला दिया। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट जो आतंकवादी संगठन है उसको उसने ज्वाइन किया, और उसके बाद कश्मीर में आके उसने कश्मीरी पंडितों को मारा, कश्मीरी हिंदुओं को मारा, और बहुत सारे जो हैं इंडियन एयरफोर्स के लोग उनको मारा, और बहुत सारे अलग अलग अटैक किए। एक बहुत ही बड़ा इनका हाजी ग्रुप कहलाता था उस वक्त। तो ये जो वाकया है जिसकी मैं बात अभी कर रहा हूँ, और लेटेस्ट डेवलपमेंट ये हुई है, ये जनवरी 1990 जनवरी का वाकया है। सुबह 7 बजे का एक रावलपुरा जगह है श्रीनगर कश्मीर में, जहां पर 4 इंडियन एयरफोर्स के लोग, बल्कि बहुत सारे इंडियन एयरफोर्स के लोग बस स्टॉप पे वेट कर रहे थे। और ये अलग दौर की मैं बात कर रहा हूँ, इतना ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती थी, ग्रिड नहीं होती थी, खुलेआम जो है सिक्योरिटी फोर्सेस अपनी शिफ्ट्स के लिए निकलते थे। तो बस स्टॉप पे बहुत सारे इंडियन एयरफोर्स के लोग अपनी सुबह की शिफ्ट के लिए बस का वेट कर रहे थे। और उसी वक्त यासीन मलिक एक जिप्सी में 4 और लोगों के साथ वहां पर आता है, और अपनी एक एयरफोर्स के आदमी को बुलाता है और उसको रास्ता पूछता है। जैसे ही वो आदमी सामने आता है, वो अपनी पिस्टल निकालता है और उसको मारने लगता है। तो इस सारे अटैक में 4 इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स हैं, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना भी सीनियर ऑफिसर थे। उन चारों को मारा गया, और 22 और लोग, जिसमें 2 कश्मीरी महिलाएं भी थीं, कश्मीरी मुस्लिम महिलाएं थीं जिनकी बाद में मृत्यु हुई, वो भी वहां पर थे। तो ये केस जो है पिछले 34 सालों से, फॉर लास्ट 34 इयर्स दिस केस हैज बीन पेंडिंग इन अ जम्मू टाडा कोर्ट। और बहुत पॉलिटिकल पुल्स एंड प्रेशर्स मैं कहूंगा इसमें रहे, बहुत सरकारों ने कदम नहीं उठाया। जो इंडिया की इंटेलिजेंस एजेंसी आईबी, उसकी भी साठगांठ जो है यासीन मलिक के साथ रही। और मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बता दूं, जो आज तक नेशनल टीवी में या कहीं पर यासीन मलिक के बारे में लोगों को नहीं पता, कि 2006 के आसपास यासीन मलिक को पता चला, क्योंकि वो आईएसआई के साथ भी टच में था, आईबी के साथ भी टच में था, एक डबल एजेंट की भूमिका निभा रहा था। और उसको पता चला कि पाकिस्तान की आईएसआई को ये पता लग गया है कि वो आईबी के साथ टच में है। तो किसी ने उसको अलर्ट दिया कि आपको मारने की साजिश हो रही है। जैसे मीरवाइज के फादर को मारा गया, जैसे सजाद लोन और बिलाल लोन के फादर को मारा गया कश्मीर में, जैसे ही पता चला कि वो हिंदुस्तान के साथ है। तो ये सुनकर इमीडिएटली यासीन मलिक ने वो कपकपाए, उन्हें लगा कि क्या करूं मैं। तो उन्होंने पाकिस्तान का वीजा लिया और वो पाकिस्तान चले गए। और पाकिस्तान में उन्होंने जो है हाफिज सईद से मुलाकात की। और आपको पता है कि हाफिज सईद के साथ एक बहुत बड़ा उनका फोटोग्राफ भी है, एक आई थिंक इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर एक वहां पर प्रोटेस्ट हो रहा था। तो वहां पर वो उनसे मिले और वहां पर उनसे माफी मांगी, और हाथ जोड़ के और कहा कि मुझे माफ कर दीजिए, मेरे से गलती बार दोबारा नहीं होगी। और उसके बाद जो है उनको नहीं मारा गया, उनको बख्श दिया गया। हाफिज सईद ने, मुझे लगता है, उनकी सिफारिश की लश्कर तोयबा से और आईएसआई से। और फिर जो है घाटी में, कश्मीर में एक नया हमने देखा इंतिफादा शुरू हुआ, जिसमें जॉइंट रेजिस्टेंस लीडरशिप बनाई गई, यासीन मलिक, मीरवाइज और गिलानी की। और पत्थरबाजी तब से बहुत ज्यादा चालू हुई। हमने देखा कि लोगों को एक अमरनाथ एजिटेशन शुरू हुई। तो ऐसे दौर आए, 2008 में हुआ, 2010 में हुआ, 2012-13 में हुआ, 2016 में फिर बुरहान वानी के बाद हुआ। तो कंटिन्यूअसली ये 10 साल मुझे लगता है, 2007 से लेकर 2017 तक इन्होंने जेआरएल, जो हुर्रियत था, जेकेएलएफ था, इन्होंने कोशिश की कि घाटी में हम ऐसा वायलेंस जो है, इंडिजिनस वायलेंस कोशिश करें दिखाने का। उसके बाद हमने देखा मोदी जी आए, मोदी ने कश्मीर पॉलिसी पूरा बदल दी, और 2019 में यासीन मलिक को पूरी तरीके से अरेस्ट किया गया, और तब से वो दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। लास्ट ईयर एक टेरर फंडिंग केस में जो एनआईए कर रहा था, उसमें यासीन मलिक को लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया गया। और वो अब तो एक चीज तय है, उनको फांसी हो या ना हो, लेकिन टिल इज डेथ ही विल बी इन तिहाड़ जेल।
ये पूरी तरीके से तय है। तो अब ये लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है कि जो 34 साल से केस चल रहा था इंडियन एयरफोर्स मैन की किलिंग्स का, उसमें विटनेस सामने आया है। इंडियन एयरफोर्स का जो रिटायर्ड ऑफिसर है राजेश्वर, और उन राजवर साहब ने कहा है कि मैं इनको आइडेंटिफाई करता हूं कोर्ट के अंदर और कहता हूं कि यासीन मलिक ने ही इनको मारा था। और भी विटनेसेस हैं इस केस में, और एक और केस है रुबिया सईद की किडनैपिंग का, जिसमें महबूबा मुफ्ती की जो बहन है उसने खुद यासीन मलिक को आइडेंटिफाई किया है कि यासीन मलिक ने ही मेरा किडनैपिंग किया था। तो ये दोनों केसेस में ये तो तय है वो मुजरिम करार आज नहीं तो कल होंगे। और यासीन मलिक के लिए ये अच्छी खबर नहीं है, चाहे पाकिस्तान कितना भी कोशिश करे यासीन मलिक को हीरो बनाने का, लेकिन रहेंगे वो आतंकवादी। और मुशाल मलिक को वो कोशिश कर रहे हैं वो एडवाइजर बनाए, मंत्री बनाए, मिनिस्टर बनाए, बट उससे कुछ होने नहीं वाला। एक नया जो कोशिश कर रहे हैं कश्मीर में एक रिबेलियन हो, सेपरेटिज्म हो, टेररिज्म हो, मुझे लगता है 370 के बाद और जो ये हुर्रियत और ये सब खत्म हो गया पूरी तरीके से कश्मीर में, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा झटका लगा है। और धीरे धीरे मुझे लगता है कश्मीर अब सोल्यूशन की राह पे है। एक टेरर ग्राफ भी वहां पर कम हुआ है, और पाकिस्तान को अब इंटरनल जो उनकी सिचुएशन है, चाहे वो सिक्योरिटी की हो, पॉलिटिक्स की हो, इकोनॉमी की हो, उस पर ज्यादा वो फोकस कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ कश्मीर। बिल्कुल ऐसे ही, बल्कि मैं वही पिक्चर ढूंढ रही थी, मैंने आपके ट्विटर से उठाई थी वो यासीन मलिक और हाफिज सईद की साथ में, तो वो मुझे अभी मिली नहीं, लेकिन खैर कोई बात नहीं, वो मैं थंबनेल में लगा दूंगी। लेकिन ये जरूर है कि पाकिस्तान को इस तरह के लोगों को सपोर्ट करने से हटना होगा, वरना जो हाल इस वक्त हुआ है कि हर तरफ आपको मालूम है कभी एफएटीएफ में फंसे होते हैं तो कभी क्या प्रॉब्लम चल रही होती है, तो तभी कुछ जो है वो बेहतर हो पाएगा। बहुत जी, शुक्रिया आदित्य कि आज आप आए, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू। बहुत धन्यवाद आरजू जी, नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।